सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एलबी। तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर एलबी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास यानी एशियंट हिस्ट्री का एक और टॉपिक, यानी कि कह सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप लोगों का, तो उसके बारे में हम जानेंगे, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम कई अलग अलग नामों से भी जानते हैं। इसका अलग अलग नाम क्या है, तो जिसमें से तो मैं आपको बता दूं कि इसको एक तरीके से त्रिभुज के आकार की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हड़प्पा काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा काल। क्या चीज? तो हड़प्पा काल। ठीक है, एक तो आप लोग देख ही रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, एक हो गया हड़प्पा काल। इंग्लिश में बात करेंगे तो हम इसको क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसको और अन्य किस नाम से जाना जा सकता है? एक तो आपका हो गया हड़प्पा काल, एक हो गया आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, एक तो मैंने आपको बताया त्रिभुज के आकार की सभ्यता, और एक हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ही इसे क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो बस इतना जानिए कि सिंधु नदी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। किसके बारे में? सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता थी, जो सभ्यता पनपी थी, उसको हम क्या कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी के किनारे जिन लोगों का वास हुआ करता था उसे हमने क्या कहा? तो सिंधु घाटी सभ्यता। अभी आप लोग आगे चल करके इसके बारे में कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे कि जो सिंधु नदी के किनारे लोग पनपे थे या फिर जो लोग थे उन्हें हम किस और नाम से जानते थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये सिंधु नदी के किनारे पनपी हुई एक सभ्यता थी जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोग को बता सकता हूं कि ये 4500 साल पहले, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि आज हमारा दौर कौन सा चल रहा है? तो 2026 का। और ये सभ्यता कब पनपी थी? तो ये सभ्यता पनपी थी आपकी आज से 4500 साल पहले। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सभ्यता कब से कब तक की थी। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो वो भी जान लीजिए आप, ये कब से कब तक की थी? तो 2500 ईसा पूर्व, यहां आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के आपका कब तक का था? तो 1750 ईसा पूर्व तक का था। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि आज से ये 2000 साल 26 यानी 2026 चल रहा है, इसके पहले से जब 2026 नहीं था उसके पहले भी 2500 साल पहले, यानी कि हम आज से जोड़े तो 4500 साल पहले, यानी कि हम कह रहे हैं कि बीसी की बात हो रही है। ठीक है, बीसी और एडी के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एसी एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी। बीसी इट मीन्स आप लोग सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि बीसी का मतलब क्या है। तो हम कह सकते हैं प्रभु ईसा मसीह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो प्रभु ईसा मसीह के पैदा होने के 2500 साल पहले यह सभ्यता पनपी हुई थी। कहां पे? तो सिंधु नदी के किनारे। इसके बारे में कहा जाता है कि यह सभ्यता इतनी ज्यादा आधुनिक थी कि उसका आकलन आज की सभ्यता से लगाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो सभ्यता उस समय इतनी ज्यादा आधुनिक थी, इतनी ज्यादा आधुनिक थी कि उसका आकलन आज के समय से यानी 2026 या 2020-22 जो भी हो उसके हिसाब से लगाया जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि उस समय ये लोग बहुत ज्यादा आधुनिक थे। आज के समय में हमारे पास क्या है? कंप्यूटर है, एआई है, और भी हम कह सकते हैं कि बहुत सी आधुनिक चीजें हैं, लेकिन उस समय में जो आधुनिक चीजें थी वो इनके पास थी, यानी कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास थी। इसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसको त्रिभुज के आकार की सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया 4500 साल पहले ये सभ्यता पनपी थी। कहां पे? सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। ठीक है, इसका एक और नाम है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, कास्य युगीन। कास्य युगीन सभ्यता। कास्य युगीन सभ्यता का मतलब तो इतना जान लीजिए, कास्य युगीन, कासे का युग, कासा एक धातु होता है, उस समय में सबसे ज्यादा पाया जाता था और इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, इनको कांसे का ज्ञान था। कुछ भी चीजें होती थी ये कांसे का ही बनाया करते थे, चाहे वो मिट्टी हो, सॉरी, चाहे वो बर्तन हो,
फिर चाहे वो ऑर्नामेंट हो या फिर हम कह सकते हैं चाहे वो हथियार हो, सारी चीजें किससे बनाई जाती थी, तो कांसे से बनाई जाती थी। उस समय कांसा बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं, जब मैं आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था जॉर्गिनस जॉनसन सन 1820 में जॉर्गिनस जॉनसन ने इसको यानी कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला था आपका पाषाण काल। कौन था? तो पहला था आपका पाषाण काल, पाषाण काल, ठीक है। दूसरा था आपका कांस्य युगीन काल, कांस्य युगीन काल। तीसरा था आपका लौह काल। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? तो आज हम पढ़ रहे हैं कांस्य युगीन काल। कांस्य युगीन काल का मतलब आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हमने त्रिभुज के आकार की सभ्यता भी कहा और हड़प्पा काल भी कहा, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है, और एक नाम इसका और है कांस्य युगीन सभ्यता। यानी कि कांसे का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ पे हुआ? तो हड़प्पा काल में हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको त्रिभुज के आकार की सभ्यता कैसे कहा जाता था। जैसा कि आप लोग के सामने ये देख रहे होंगे कि एक फिगर है जो त्रिभुज के आकार का है। क्या है? तो त्रिभुज के आकार का है। अब एक मैप देखिए, ठीक, एक मैप आप लोग देखते होंगे, तो आप अगर उसको देखें तो आपका सबसे ऊपर क्या मिलता है? उत्तर, ठीक। नीचे आपका क्या मिलता है? दक्षिण। उसके अगर बगल में देखा जाए तो फिर पूरब, और इस साइड देखा जाए पश्चिम। आपका यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? तो यूनिवर्सल ट्रूथ है आपका पूरब पश्चिम, यानी कि सूर्य आपका पूरब से निकलता है और ढलता कहाँ पे है? तो पश्चिम में। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो सबसे ऊपर यानी उत्तर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्थ। दक्षिण को हम लोग क्या कहते हैं? तो साउथ। पूरब को हम लोग क्या कहते हैं? तो ईस्ट कहते हैं। और वहीं पश्चिम को क्या कहते हैं? तो पश्चिम को हम लोग कहते हैं वेस्ट। क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये त्रिभुज के आकार की सभ्यता कैसे? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक फिगर यहाँ पे बना है जो कि त्रिभुज के आकार का है, ठीक। अब यही उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर यानी नॉर्थ को हम मांडा के नाम से जानते थे। नॉर्थ को हम मांडा के नाम से जानते थे। वहीं पे हम साउथ को देमाबाद के नाम से जानते थे, यानी दक्षिण को हम देमाबाद के नाम से जानते थे। और ईस्ट को हम आलमगीरपुर के नाम से जानते थे, यानी कि पूरब को हम किससे जानते थे? तो आलमगीरपुर के नाम से जानते थे। वहीं पे पश्चिम यानी वेस्ट को हम सुतकांगेनडोर के नाम से जानते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये त्रिभुज के आकार की सभ्यता थी। अब यहाँ पे एक बात आती है कि इसको हड़प्पा काल क्यों कहा जाता है या फिर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसे हम सुतकांगेनडोर या फिर मांडा या फिर देमाबाद या फिर आलमगीरपुर सभ्यता के नाम से क्यों नहीं जानते? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ओरिजिन, किसी भी चीज की ओरिजिन जो होती है उसी के नाम से हम जानते हैं। जस्ट सपोज कि हम बात कर रहे हैं कि अगर हम देखें किसी भी शहर का नाम, जैसे कि हम कह रहे हैं कि आगरा शहर का नाम लेते हैं, ठीक है। तो आगरा आपका एक शहर है, वो है किसमें? वो उत्तर प्रदेश में है। तो हम डायरेक्ट हम आगरा को जान रहे हैं, ठीक। उसी प्रकार से हम किसको जान रहे हैं? तो हम जान रहे हैं हड़प्पा काल को। हड़प्पा क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये सिंधु घाटी नदी के किनारे थी, यानी सिंधु नदी के किनारे थी, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग इतना देख लिए हैं, अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इसे त्रिभुज के आकार की सभ्यता कहते हैं, लेकिन किस तरीके से? तो इसी तरीके से इसको त्रिभुज के आकार की सभ्यता कहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट के बाद पेज है हमारा अगला पेज। अगले पेज पे हम क्या देखने वाले हैं तो उसको हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी समरी देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें इसका हम काल देखेंगे। काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब होता है समय। फिर उसके बाद हड़प्पा की खोज किसने की थी, हड़प्पा की संस्कृति कैसी थी, वहीं पे हम देखेंगे कि इनकी लिपि कैसी थी, ठीक। और उससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कांस्य यानी ब्रॉन्ज किसका मिश्रित धातु है, ये आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है कि हड़प्पा काल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे नाम थे। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि त्रिभुज के आकार की सभ्यता। इसे त्रिभुज के आकार की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये त्रिभुज के आकार की सभ्यता में यानी कि त्रिभुज के आकार में ये हुआ करती थी, इसलिए हम लोगों ने क्या कहा, तो इसे त्रिभुज के आकार की सभ्यता के नाम से भी जाना। आज हम जानते हैं कि इसको किस किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर वहीं पे इसको हड़प्पा काल के भी नाम से जानते हैं।
वहीं पे हम लोग जानते हैं कि इसका त्रिभुज के आकार की भी सभ्यता कहते हैं, वहीं पे हम इसे कहते हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक, आप लोगों को याद होगा जब मैंने आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया था तो वहां मैंने बताया था कि पाषाण काल को एक जॉर्गेनस जॉनसन नामक व्यक्ति जो कि 1820 में थे, उन्होंने क्या किया, 3 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, जब 3 भागों में विभाजित कर दिया तो पहला तो था आपका पाषाण काल, ठीक है, वहीं दूसरा आपका क्या था, कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कांस्य युगीन काल। कांस्य युगीन काल की मतलब इतना जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब जस्ट सपोज की बात कीजिए, अगर जॉर्गेनस जॉनसन सन 1820 में प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड नहीं करते तो हम कैसे पढ़ते, तो इधर का उधर होता, उधर का इधर होता। लोग कहते पाषाण काल में कांसे का उपयोग कैसे हुआ, कांसे में फिर पाषाण का उपयोग कैसे हुआ। बहुत लोग तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते, अरे भैया डायनासोरवा कब था, यहाँ था या वहां था, तो ये बातें, ये कंफ्यूजन हो जाती है। इसीलिए इतिहास को और भी ज्यादा सरल और सटीक बनाने के लिए लोगों ने क्या किया, तो समय समय पर वैज्ञानिक आते रहे, हिस्टोरिकल पर्सन आते रहे, इतिहासकार आते रहे और इसको क्या किया, विभाजित करते चले गए, जिससे आपका इतिहास और भी ज्यादा सरल, सुसज्जित और कह सकते हैं हम कि इंटरेस्टेड हो गया, यानी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक का था। तो इतना जान लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का था। यानी ईसा पूर्व का मतलब आप लोग जानते होंगे, ईसा पूर्व का मतलब होता है बीसी, यानी कि बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, वहीं पे एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी। ये मैं आप लोग को हर बार बताता हूं। बीसी का मतलब होता है कि प्रभु ईसा मसीह के पैदा होने के पहले का समय, इन सिंपल जान लीजिए, प्रभु ईसा मसीह के पैदा होने के पहले का समय। और एडी का मतलब होता है प्रभु ईसा मसीह के पैदा होने के बाद का समय। यानी कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी उस समय की बहुत आधुनिक सभ्यता थी, जिसकी कल्पना आज की सभ्यता से की जाती है, वो कब थी, तो प्रभु ईसा मसीह के पैदा होने के 2500 साल पहले थी। और खत्म कब हुई, तो प्रभु ईसा मसीह के पैदा होने के 1750 साल पहले खत्म हुई। ठीक है, तो इन सिंपल हम कह सकते हैं कि हड़प्पा काल का जो काल था, यानी कि समय था, वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का था। यानी कि 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। ठीक है, अब वहीं पे हम जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज करने वाले दयाराम साहनी थे। कौन थे, तो हड़प्पा की खोज करने वाले दयाराम साहनी थे। उन्होंने क्या किया था, तो हड़प्पा नामक जगह की खोज की थी। कैसे की थी, तो जैसा मैंने आप लोग को बताया, कार्बन डेटिंग, कार्बन 12 और कार्बन 14। कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे पृथ्वी पे पैदा होता है तो उसके फुटप्रिंट रह जाते हैं, तो उन्हीं सबको लेकर के कार्बन डेटिंग की जाती है और पता लगाया जाता है कि ये चीज कितनी पुरानी है। ठीक है, तो उसी को लेकर के दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं हड़प्पा संस्कृति। देखिए हड़प्पा की संस्कृति कैसी थी, क्या थी, तो हड़प्पा की संस्कृति कैसी थी, तो हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे। क्या कहते थे, कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे। जैसा कि मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया कि हड़प्पा को एक और नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। जॉर्गेनस जॉनसन ने क्या किया था, तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला आपका पाषाण काल, तीसरा आपका कांस्य युगीन काल और पहला आपका पाषाण काल, दूसरा आपका कांस्य युगीन काल, तीसरा आपका लौह काल। तो हम दूसरा पढ़ रहे हैं, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है हमारा कांस्य युगीन काल, जिसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन सिंपल आप कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, या हड़प्पा काल भी कह सकते हैं, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, तो हड़प्पा काल को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्या रीजन था, तो रीजन बहुत ही साफ था, बहुत ही स्पष्ट था। उस समय कांसे का उपयोग ज्यादा हुआ करता था। कांसा का मतलब होता है ब्रॉन्ज। क्या मतलब होता है, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज का उपयोग ज्यादा था, उसी से लोग हथियार बनाया करते थे और कांसे से ही लोग हथियार के साथ साथ ऑर्नामेंट बनाया करते थे, मूर्तियां बनाया करते थे, यहाँ तक कि बर्तन बनाया करते थे और उसी से पैसे यानी कि सिक्के, कॉइन्स को भी बनाया जाता था। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हड़प्पा काल इतनी आधुनिक थी कि उस समय उनके पास पैसे भी हुआ करते थे, यानी कि एक सींग वाले पशु की आकृति के उन लोग क्या करते थे, तो सिक्के भी छापा करते थे, सिक्के चलाया करते थे। तो समझ जाइए कि ये उस समय की कितनी आधुनिक सभ्यता थी, जिसकी कल्पना आज की सभ्यता से की जाती है।
आज हमारे पास थोड़ा एक्सटेंड हो गए हैं, कह सकते हैं कि हमारे पास आज लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, एआई है। लेकिन उस समय देखा जाए तो ये उस समय की सबसे आधुनिक सभ्यता थी, मतलब कि अपने समय की सबसे ज्यादा आधुनिक सभ्यता थी। ठीक है, आज की सभ्यता तो आधुनिक हो ही रही है। आपको पता ही है कि लोग चांद पे जा रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि एलियन है, हो सकता है। तो आज की बातें आज पे छोड़ते हैं, हम पहले पढ़ाई पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ पे कांसे का यानी ब्रॉन्ज का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ करता था। हर चीज अधिकांश करके, चाहे वो आपके हथियार हो, फिर वो आपके ऑर्नामेंट हो, फिर वो आपके बर्तन हो, या फिर हम कह सकते हैं मूर्तियां हो, स्टैचूज हो, वो सब सारी चीजें किससे बनाई जाती थी? तो वो सारी की सारी चीजें कांसे से बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी? तो कांसे से बनाई जाती थी, यानी कि ब्रॉन्ज से बनाई जाती थी। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यानी कि कांसे के बारे में। तो इतना जान लीजिए कांसा होता क्या है। तो तांबा और टिन, तांबा और टिन का मिश्रित धातु कांसा कहलाता है। ये आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तांबा और टिन किसका मिश्रित धातु है, या फिर ये आप लोग से पूछा जा सकता है कि कांसा किसका मिश्रित धातु है। ठीक है, तो तांबा और टिन मिश्रित धातु बनकर के क्या होते हैं? तो कांसा होते हैं। और कांसा जो होता है वो किसका मिश्रित धातु है? तो तांबा और टिन का। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं अपनी अगली लाइन। तो इतना जान लीजिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लिखना पढ़ना भी जानते थे। एक तरीके से देखा जाए तो वो क्या करते थे? तो लिखना पढ़ना भी जानते थे। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा गया है? तो इनकी लिपि का मतलब क्या होता है? अब इन सिंपल आप लोग जान लीजिए, हिंदी भाषा की हिंदी भाषा की लिपि क्या है आपकी? तो देवनागरी है। वहीं भी हम उर्दू भाषा की लिपि को देखेंगे तो फारसी है। इसी तरीके से इनकी भी लिपि हुआ करती थी। इनकी लिपि कैसे हुआ करती थी? तो इनकी लिपि हुआ करती थी भावनात्मक तथा चित्रात्मक। ये अपने भाव से, यानी कि जो इनके मन में आता था उसी तरीके का ये चित्र बनाते थे, और उसी तरीके से ये लोगों को शो करते थे कि हम कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, क्या हम बोलना चाहते हैं। इसी तरीके से ये क्या करते थे? तो इनकी लिपि जो थी वो भावनात्मक थी, मतलब भाव से प्रकट होती थी, और जो चित्रात्मक थी तो जो भाव से प्रकट होती थी उसी को चित्र, यानी कि उसी का आकलन बना करके ये शो करते थे कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इनकी लिपि कैसी थी? तो इनकी लिपि थी भावनात्मक तथा चित्रात्मक। तथा यह लिपि कैसे लिखी जाती थी? सबसे पहले इतना जान लीजिए। तो यह लिपि उल्टे तरीके से लिखी जाती थी, बाएं से दाएं की ओर, जैसा कि आज के समय में उर्दू लिखा जाता है। जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे, ये सिंपल लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसी को हम स्टार्ट यहां से करते तो ये आपकी क्या हो जाती? तो उर्दू की तरीके से लिपि हो जाती, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरीके से तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा काल के लोगों की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं, मतलब बाएं से दाएं थी। अगर हमें लिखना होता तो हम आज यहां से लिखते, जैसे हम अपना नाम लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम अपना नाम कैसे लिखते? ऐसे लिखते। ठीक है, उतना तो मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता रहा हूं। इस तरीके से कुछ लिखते हैं, जबकि हम आज इस तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है इस तरीके से लिखने की। और उस समय के लोगों की आदत क्या थी? तो बाएं से दाएं की तरफ लिखने की। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इस पेज पे क्या देखा? तो इस पेज पे हमने देखा कि हड़प्पा काल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक का था। जैसा मैंने आपको बताया 2500 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 1750 ईसा पूर्व तक का था, यानी कि प्रभु ईसा मसीह के पैदा होने के 2500 साल पहले ही यह सभ्यता पनपी थी। और प्रभु ईसा मसीह के पैदा होने के 1750 साल पहले ही यह सभ्यता बह गई थी, यानी कि खत्म हो गई थी। खत्म कैसे हुई थी इसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पे हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा की खोज करने वाले दयाराम साहनी थे। हड़प्पा की संस्कृति, तो हड़प्पा की संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता थी। वहीं पे हम जान रहे हैं कि कांसा किसका मिश्रित धातु है? तो तांबा और टिन का। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनकी लिपि कैसी थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भावनात्मक तथा चित्रात्मक थी, तथा ये बाएं से दाएं की ओर लिखा करते थे, यानी कि बाएं ओर से लेकर के दाएं ओर की ओर लिखा करते थे। भाव से प्रकट हुआ, चित्र को बनाया, और उसी से हम लोगों ने समझ लिया कि ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक, तो इन सिंपल यही था। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि इसको कई नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर आ गए हैं। नेक्स्ट पेज पे हमको क्या देखना है? तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही देखना है।
कुछ अलग नहीं देखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और हम क्या सीख सकते हैं। आइए देखिए, इस पेज पे हमको देखना है सिंधु घाटी सभ्यता किस समाज का था, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, मोहनजोदड़ो करके आई थी। कुछ लोगों का कहना है ये फ्लॉप मूवी है। भाई मूवी का एक्शन मत देखो, मूवी की कहानी मत देखो, उस चीज से तुम्हें क्या सीखना है, क्या सीख सकते हो उसके बारे में सीखो, ठीक है। वो एक हिस्टोरिकल मूवी थी, यानी कि इतिहास के बारे में बता रहा था। ये उस समय की बात बता रहा था जो समाज, यानी कि हम कह सकते हैं जो समाज बहुत ज्यादा आधुनिक था, जिस समाज की तुलना आज के समाज से की जाती है। मतलब 4,500 साल पहले की बातें बताई गई हैं। मोहनजोदड़ो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही बताता है। किस तरीके से आप लोगों ने वहां देखा होगा कि एक कॉइन भी थी, ठीक, चौकोर टाइप की। किस टाइप में थी, तो चौकोर टाइप में थी, इस शेप की। वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक सींग वाले पशु की आकृति उस पर छपी हुई थी। आप आगे इसमें भी पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास सिक्के भी थे। किस मेटल के थे, तो हम कह सकते हैं ब्रॉन्ज के, यानी कि कांस्य के सिक्के थे जिसपे एक सींग वाले पशु की आकृति थी। वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। फिर हम लोगों ने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ था, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, किस तरीके का। फिर आप लोग देखे होंगे उस मूवी को, लास्ट में जब सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि मोहनजोदड़ो जब बहने लगता है बाढ़ के कारण, तो वहां पे एक नर्तकी की मूर्ति थी, उसको भी दिखाया गया है, जो कि कांसे की थी। वो चीज कहाँ से मिली, वो मूर्ति कहाँ से मिली, इन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं अपने इस वीडियो में, ठीक। जो कि आप लोग अगर ये एक मूवी देख लिए होते तो शायद आप लोगों का काम आसान हो गया होता। कुछ चीजें होती हैं जो किताबों से ना रट करके सामने से देख करके पढ़ी जाए या फिर सुनी जाए तो वो चीजें काफी ज्यादा दिमाग में रह जाती हैं। और कुछ चीजें होती है जिसको लेकर के हम रटते रहते हैं फिर भी वो दिमाग में नहीं आती, उसे हम क्या कहते हैं, रट्टू तोता। और मूवी के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा कि आप मूवी से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, ना कि उसका एक्शन, उसका हाव भाव, उसकी कहानी जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पिताजी कहते थे, मतलब पिताजी अभी भी कहते हैं, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। इट मीन्स जितनी भी अच्छी चीजें हैं उतनी सारी चीजों को अपने अंदर समा लो और जितनी भी खराब चीजें सब चीजों को बाहर फेंक दो। लेकिन मैं थोड़ा उनसे 2 लेवल का अप हूं, ठीक है, नए जमाने का लड़का हूं मैं। तो उस तरीके से मेरा ये कहना है कि सार सार को गही रहे, थोथा को भी कह रहे हैं। आखिर क्या रीजन है कि वो चीज खराब है, उसके पास हमें नहीं जाना चाहिए, उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, क्या रीजन है उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए कि इस चीज की खराबी, इसकी चीजें हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में जानना जरूर चाहिए। तो यही बातें हैं, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, ठीक। तो इन सिंपल मैं ये कह रहा हूं कि मूवी देखिए, उसकी कहानी को ग्रहण कीजिए, क्या उसकी कहानी है, क्या वो कहना चाह रहा है, कब की है, किस समय की है। एक्शन देखने का क्या है यार, एक्शन देखना है जाके धुरंधर देखाइए, एक्शन ही एक्शन है, ठीक। आइए हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता किस समाज का था। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक का अर्थ क्या होता है, तो मातृसत्तात्मक का अर्थ होता है माताओं की पूजा करने वाला। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग माताओं को पूजनीय मानते थे, माताओं की पूजा करते थे। जैसे आज के समय में हम क्या करते हैं, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, विद्या माता, सरस्वती माता। तो इसी तरीके से वो जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, उनके लिए भी देवी और माताएं पूजनीय थी, ठीक। तो यही बताना चाहता है कि मातृसत्तात्मक का अर्थ होता क्या है। अभी इसके जस्ट बाद जो अब अगली टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे आप लोगों को क्या बताया जाएगा कि वो समाज आपका पितृसत्तात्मक था। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वहां पे पिता की पूजा होती थी। इन सिंपल ले लीजिए, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ठीक है, ब्रह्मा भगवान, फिर उसके बाद और भी। तो उस तरीके के समाज, अब वो कौन सा ईरा था, यानी कि हम कह सकते हैं वो कौन सा समाज था। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। बस इतना आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूं, उसका शुरुआत 500 यानी 1500 से हुआ था। चलिए आप लोग को मैं एक और हिंट नहीं, मैं आपको पूरी टॉपिक ही बता दे रहा हूं। वो हम क्या पढ़ेंगे, तो वैदिक काल। वैदिक काल में क्या था, तो वैदिक काल में पितृसत्तात्मक था। वैदिक काल में क्या था, तो पितृसत्तात्मक। यहीं पे आकाश युगीन सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़ रहे हैं, तो ये समाज आपका मातृसत्तात्मक था। वैदिक काल क्या था, तो वो पितृसत्तात्मक था। तो मातृसत्तात्मक का अर्थ आप लोग को पता चला होगा कि माताओं की पूजा करना,
कौन सा जमाना था, यानी कौन सा युग था, यानी कौन सा ईरा था, तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृसत्तात्मक यानी माताओं की पूजा करते थे। यही नहीं, अभी और सुनिए, इसमें वैश्यावृत्ति भी थी, जहां एक तरफ माताओं की पूजा होती थी वहां पे एक तरफ वैश्यावृत्ति भी होती थी। ठीक है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले कौन थे। तो मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले राखलदास बैनर्जी जी थे। कौन थे? तो राखलदास बैनर्जी जी थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। वहीं पे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो हम कह सकते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। इन सिंपल लैंग्वेज आप कह सकते हैं कब्रिस्तान की बातें हो रही हैं, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ कब्रिस्तान है, यानी हम कहेंगे कब्रिस्तान, लेकिन एग्जाम में आप लोग को क्या आएगा ऑप्शन में? मृतकों का टीला। दो चार ऑप्शन और आ सकते हैं, लेकिन आप लोग को कहां पे टिक लगाना है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं नेक्स्ट कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले इतना जान लीजिए कि सिंपल आप कह सकते हैं कालीबंगा, यानी कि काली यानी काला कलर, बंगा मतलब कि बैंगल्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि काले रंग की चूड़ियों की बातें हो रही हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियां होता है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियां होती हैं। वहीं पे आप सिंपली इतना जान लीजिए कालीबंगा नामक एक स्थान भी था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के कितने नाम मैंने आप लोग को गिनाए थे? अप्रॉक्स 3-4। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा काल भी कहते हैं, त्रिभुज के आकार की सभ्यता भी कहते हैं, काशी युगीन सभ्यता भी कहते हैं, इंग्लिश में अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता था। तो सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग किया जाता था। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या होता है? ग्रिड पद्धति का मतलब इन सिंपल आप जान लीजिए कि आपके समय में, मतलब कि आज के समय में हम जब घर बनाते हैं तो वेस्टेज को निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि बाहर की तरफ नाली निकास के लिए, यानी कि गंदे पानी के निकास के लिए हम नाली बनाते हैं। तो उस समय में ये लोग क्या करते थे? ग्रिड पद्धति का उपयोग करते थे, यानी कि घर तथा नगर जब बनाते थे तो उसके सामने नाली बनाते थे ताकि ये गंदे पानी यानी वेस्टेज को ऐसे बहा सके। क्या कर सके? बहा सके। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये उस समय की इतनी ज्यादा आधुनिक सभ्यता थी जिसकी कल्पना आज के सभ्यता से की जाती है, जिसकी कल्पना आज के सभ्यता से की जाती है। तो ग्रिड पद्धति का मतलब आप लोग को इन सिंपल मैं बता दूं कि ग्रिड पद्धति का मतलब यही होता है कि नगर तथा घरों को बनाने के बाद या उसके बनाने के पहले ये लोग क्या करते थे? वेस्टेज को निकालने के लिए, यानी कि वेस्टेज को बहाने के लिए बाहर की ओर नाली बनाते थे ताकि हम वेस्टेज को बाहर निकाल सके। तो सिंधु सभ्यता उस समय की सबसे ज्यादा आधुनिक सभ्यता सिर्फ इसीलिए कही जाती है क्योंकि उनके पास वो सब कुछ था, दिमाग था, बनाते थे, सब कुछ करते थे, यहाँ तक कि उनकी तो खुद की लैंग्वेज भी थी जिसको मैंने आप लोग को बताया था, भावनात्मक तथा चित्रात्मक, जो कि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। मतलब कि सारी चीजें उनके पास थी। वो इतने ज्यादा माइंडेड थे कि वो क्या करते थे, मतलब कि क्या कहा जाता था? तो यही कहा जाता था कि उस समय की कल्पना अगर आज से की जाए तो कोई गलत नहीं है। आज के समय में हमारे पास क्या है? कंप्यूटर है, एआई है, यही तो हमारे पास है। बाकी अगर देखा जाए तो वो समाज सच में इतना ज्यादा आधुनिक था जिसकी कल्पना हम आज के समाज से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग पहले ले लीजिए। आइए अब हम देखते हैं अपने अगले पेज को। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा एवं वैश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक तरफ हम पढ़ रहे हैं कि सिंधु समाज के लोग मातृसत्तात्मक थे, मतलब माताओं की पूजा करते थे। वहीं हम दूसरा टर्म देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा एवं वैश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। चलो पर्दा, ठीक है, आप माताओं की इज्जत कर रहे हैं, माताओं की पूजा कर रहे हैं, आप पर्दा में रख रहे हैं, वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोग दूसरे टर्म में देख रहे हैं वैश्यावृत्ति। वैश्यावृत्ति भी यहाँ पे प्रचलित थी। तो आदमी की जैसी जैसी नीड पड़ती थी आदमी वैसा वैसा कार्य करता था। अगर उसको नीड पड़ती थी तो वैश्यावृत्ति में भी वो अपने समय को व्यतीत करते थे। इसका सीधा सीधा फंडा यही, इसका सीधा सीधा मतलब यही है। वो मातृसत्तात्मक समाज होने के साथ साथ वो क्या करते थे? वैश्यावृत्ति में भी अपनी चाहत रखते थे। इसका मतलब यही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंधुवासी बत्तख को पवित्र मानते थे। बत्तख को पवित्र मानते थे। इन सिंपल हम कह सकते हैं कि आज के समय में हम
गंगा नदी यानी माँ गंगा को पवित्र मानते हैं, गंगा नदी को, माँ गंगा को हम पवित्र मानते हैं। उसी तरीके से सिंधु समाज के लोग क्या करते थे, तो सिंधु समाज के लोग बत्तख को पवित्र मानते थे। बत्तख का मतलब आपका क्या होता है, सिंपल हम कह सकते हैं डक, क्या डक, डक मीन्स बत्तख। बत्तख नाम का जो पानी में चलने वाला पक्षी कह सकते हैं उसे, वो क्या था, इनके लिए पवित्र था। वो क्या था इनके लिए, तो इनके लिए पवित्र था। ठीक है, अब देखिए इनकी मुख्य फसल, देखिए ये यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है, बताइए सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें क्या थी। तो सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें गेहूं तथा जौ थी। जौ का मतलब आप लोग जानते होंगे, गेहूं का मतलब भी आप लोग जानते होंगे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे उनकी मुख्य फसल क्या थी, तो गेहूं थी तथा जौ थी। ठीक है, वह यह लोग सूती व ऊनी कपड़ों का भी प्रयोग करते थे। सूती और ऊनी कपड़ों का प्रयोग का मतलब क्या है, ठंडी लगेगी भैया, कोट स्वेटर वगैरह तो पहनेंगे ही, तो उसी तरीके से ये क्या करते थे, सूती व ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। सूती और ऊनी कपड़े, ऊनी कपड़े कैसे बनते हैं आप लोग को पता होगा, जानवरों के बाल को काट करके उस चीज से ऊनी व सूती कपड़े बनाए जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये क्या करते थे, तो सूती और ऊनी कपड़ों का भी प्रयोग करते थे। यानी कि ये भी अगर देखा जाए तो उस समय की बहुत ही आधुनिक बातें हैं कि उस समय वो कार्य करते थे जो हम आज के समय में कर रहे हैं। इट मीन्स सूती व ऊनी कपड़े ये 4500 साल पहले बनाते थे, और 4500 साल पहले भी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जानवरों के बालों को काट करके ऊन व सूती कपड़ों का मतलब कि बनावट कर रहे हैं, यानी कि उसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आइए हम आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु की आकृति थी। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग रिमाइंड कीजिए, जब आप लोगों ने कभी फिल्म देखी होगी, यानी कि मोहनजोदड़ो फिल्म जो कि ऋतिक रोशन की फिल्म थी, जब आप लोगों ने देखी होगी तो वहां पे आप लोगों को एक कॉइन दिखाया गया होगा जिसपे एक सींग वाले पशु की आकृति थी। ठीक उसी चीज की बातें, ठीक उसी वस्तु की बातें यहाँ पे बताई जा रही है कि हड़प्पा के मोहरों पर एक सींग वाले पशु की आकृति थी। क्या थी, तो हड़प्पा के मोहरों पर एक सींग वाले पशु की आकृति थी। आप लोगों ने मूवी देखा होगा तो वहां पे बताया होगा कि इसका विनाश कैसे हुआ, या फिर यहाँ पे क्या चीजें थी, किस तरीके का सभ्यता था, किस तरीके का समाज था, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे आपको पता चला होगा। ठीक है, अब यही चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, आग में पकी हुई मिट्टी को टेरिकोटा कहते थे। ठीक, ये तो आप लोगों के काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लीजिए। आग में पकी हुई मिट्टी को उस समय टेरिकोटा कहते थे। आज के समय में आप लोग देखते होंगे कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है फिर उसको पकाता है, तो उस समय में क्या कहते थे इसे, तो जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे फिर उसको वो पकाते थे, उस समय उसको क्या कहते थे, तो टेरिकोटा कहते थे। क्या कहते थे, तो टेरिकोटा कहते थे। इनके विनाश का कारण क्या था, तो देखिए इनके विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। बाढ़ का मतलब आप लोग जानते हो, फ्लड की बातें हो रही हैं। फ्लड का मतलब बाढ़ होता है, मतलब कि प्राकृतिक रूप से इतनी ज्यादा बारिश होना कि सब कुछ बह जाना। उसी तरीके से इनके पतन का कारण यही बताया जाता है कि ये बाढ़ के कारण ही खत्म हो गई थी। ये सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता बाढ़ के कारण खत्म हो गई थी। ठीक है, अब हम अगले पेज में देखने वाले हैं कौन सी वस्तु कहां से प्राप्त हुई थी। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि सिंधु सभ्यता में भी कई शहर थे, जैसे हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, और भी कई शहर थे। तो कौन सी चीजें कहां से प्राप्त हुई थी उन सब के बारे में अब हम अगले पेज में जानेंगे, क्योंकि वहां पे वो चीजें जरूरी हैं। क्योंकि आप लोग से कुछ भी पूछ सकता है, बताइए ये वस्तु कहां से प्राप्त हुई थी, या नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी। नर्तकी का मतलब होता है डांसिंग गर्ल। तो डांसिंग गर्ल जो कि काशी की ही थी, क्योंकि काशी युगीन सभ्यता थी, इन्हें लोहे का ज्ञान था ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रॉन्ज की मूर्ति थी, यानी कि नर्तकी की मूर्ति थी डांसिंग गर्ल की, वो कहां से प्राप्त हुई थी उसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग भी कह रहे होंगे कि सर कितना स्क्रीनशॉट निभा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि आप लोगों को मैं कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट मार करके गैलरी में ही फोटो रखने से कोई मतलब नहीं है, उसको बार बार पढ़ना, बार बार रिवाइंड करना ही आप लोगों के लिए, आप लोगों को एग्जाम में कह सकते हैं कि नंबर दिलवाएगा, और आप लोगों का सिलेक्शन भी वहीं से होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। लास्ट पेज पे हम आ गए हैं। अगर देखा जाए तो इसके बाद एक और टॉपिक आपकी पढ़ती है कि कौन सा शहर आज के समय में किस स्थान पे है, किस नदी के किनारे है। तो वो मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा।
ठीक है, फिलहाल के लिए हम ये लास्ट पेज मानते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बताया था कि कौन सी वस्तु कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो देखिए ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, नर्तकी की कांसे की मूर्ति, यानी नर्तकी की कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नर्तकी का अर्थ होता है डांसिंग गर्ल। क्या होता है? डांसिंग गर्ल, जो कि कांसे की बनी हुई थी। उस समय में इतना जान लीजिए, कांसे इतना ज्यादा प्रभावशाली था, जिसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो कांसे की ही मूर्ति थी। तो कांसे की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी, यानी नर्तकी की कांसे की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्या है? तो मृतकों का टीला। देखिए बच्चों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। नर्तकी का मतलब क्या होता है? तो डांसिंग गर्ल। और नर्तकी की कांसे की मूर्ति, मतलब कि नर्तकी की कांसे की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। बताइए नर्तकी की कांसे की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? तो इन सिंपल आप लोग टिक किस पे लगाएंगे? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। वहीं पे जुते हुए खेत के साक्ष्य, मतलब उस समय में खेती होती थी। जैसा कि मैंने आप लोग को पढ़ाया था जब पाषाण काल, तो नव पाषाण काल में आप लोगों ने देखा होगा कि वो खेती करना शुरू कर दिए थे। तो पाषाण काल के बाद का काल जो था वो क्या था आपका? तो कांस्य युगीन सभ्यता। तो उस समय जब खेती हो सकती है, तो इस समय में खेती क्यों नहीं हो सकती है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो जुते हुए खेत, अब खेत को जोता ही जाएगा फिर तो बोया जाएगा, जोतना बोना। ठीक है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तो कालीबंगा। कालीबंगा का क्या मतलब होता है? तो काले कलर की चूड़ियां। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, कालीबंगा का अर्थ काले कलर की चूड़ियां होती है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ये एक जगह का नाम था। तो वहां से क्या प्राप्त हुआ था? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। वहीं पे आप लोग देख रहे हैं नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो वो भी आपके कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पे अब देख रहे हैं आप कि कालीबंगा बार बार नाम लिया जा रहा है। तो कालीबंगा एक्चुअल में है कहाँ? तो ये मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से तब बताऊंगा जब मैं बताऊंगा कि कौन सा शहर वर्तमान में कहाँ पे है और किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो कालीबंगन से आपका क्या प्राप्त हुआ था? नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब नक्काशीदार ईंट का मतलब क्या होता है? जैसा कि आज के समय में आप लोग देख रहे होंगे, कभी भी आप जाते होंगे भट्टा पे, जब भट्टा पे आप लोग जाते होंगे तो वहां से ईंट लेते होंगे, तो वहां पे जो ईंट बनाता है, जो भट्टेदार रहता है, जो ईंट बनाता है, वो अपने भट्टे का एक निशान छोड़ के जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का, या फिर इस तरीके का निशान रहता होगा, ठीक, या फिर वो अपने भट्टे का नाम लिखता होगा। जैसे सपोज मेरा एक भट्टा है, जस्ट सपोज की बात कर रहे हैं, मेरा एक भट्टा है जो कि मेरा नाम आदित्य है, तो मैंने अपने भट्टे पे आदित्य, यानी कि मैंने अपने ईंटे पे आदित्य लिखा है। तो ये क्या हो गया? तो ईंटों के ऊपर क्या हुआ? तो ईंटों के ऊपर नक्काशी हो गई। ईंटों के ऊपर क्या हो गया? तो ये नक्काशी हो गई। ईंटें ऐसे कुछ होती हैं या फिर इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? आदित्य, अपना नाम लिख दिया। तो ये क्या हो गया? तो ये नक्काशी हो गई। इसी तरीके के नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? तो कालीबंगा से। वहां पे क्या करते थे लोग? प्रयोग करते थे। ठीक, अब देखिए अग्निकुंड। अग्निकुंड का क्या मतलब है? इसका मतलब इन सिंपल हम कह सकते हैं कि वहां के लोग उस समय 4500 साल के लोग क्या करते थे? पूजा पाठ करते थे, आग को जला करके, अग्नि देवता वगैरह को। तो इस तरीके से हम देखें तो अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे लोथल से और कालीबंगा से। अब यहीं पे देखते हैं हम कि चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे आपके लोथल से। इट मींस हम सिंपली कह सकते हैं कि चावल की भी खेती वो करते थे। जैसा कि मैंने बताया कि इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। तो यहाँ पे अगर चावल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये चावल की भी खेती करते थे। जैसा कि मैंने आप लोग को पूरा टॉपिक कवर कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं बचता। इसके आगे जो बचेगा वो मैं आप लोग को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मुझे क्या बताना है? तो बस इतना ही बताना है कि कौन सा शहर वर्तमान में कहाँ पे है, किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे वो सारे के सारे मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां पे जाकर के टिक लगा करके अपने आप को देख सकते हैं कि आप कितने सही हैं और कितने हद तक आप गलत कर रहे हैं। तो गलत ना कीजिए, सही कीजिए और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यहीं से आप लोग का सिलेक्शन होना है और इसके आगे मैं क्या कहूँ, शुभकामनाएं ही दे सकता हूँ।
मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमको क्या पढ़ना है, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो चीज पढ़ेंगे जहां से हमें वेदों की प्राप्ति हुई थी, यानी कि हम कह सकते हैं वैदिक काल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।